सांप और शेर। राजा शेर बहुत बलवान थे। पूरा जंगल उनसे बहुत डरता था। कोई भी राजा से बात करने की हिम्मत तक नहीं करता था। ज्यादातर शेर अपनी गुफा में ही रहता और खूब आराम करता। गुफा बहुत सुंदर थी। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। मैंने देखा है, राजा शेर की गुफा बहुत सुंदर है। सच में तुम तो बड़े हिम्मत वाले हो। अरे की लहरी, हिम्मत विम्मत कुछ नहीं। मैं तो बस उस दिन बाल बाल बचा क्योंकि शेर राजा का पेट भरा हुआ था, नहीं तो वो मुझे जरूर खा लेते। सांप को चूहे की बात सुन शेर की गुफा देखने का बहुत मन हुआ। बहुत तारीफ सुनी है राजा की गुफा की, आज मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। सांप ने राजा शेर की गुफा के ठीक पास वाले पेड़ के नीचे अपना बिल बनाया और अब वहीं रहने लगा। यहाँ से तो गुफा साफ नजर आ रही है। सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। काश मुझे अंदर जाने का मौका मिल जाए। मुझे निगरानी रखनी होगी। जब राजा जी भूख लगेगी और बाहर जाएंगे तब मौका पाकर मैं गुफा देख लूंगा। अब हमेशा सांप की नजर शेर की गुफा पर रहती। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर निकला और सांप को मौका मिला गुफा देखने का। उसने बिना समय गवाए गुफा में प्रवेश कर लिया। वाह, सच में राजा जी की गुफा बहुत सुंदर है। यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं। क्यों ना मैं यहीं आसपास गुफा के भीतर ही रहना शुरू कर दूं? कितना मजा आएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सांप जोर जोर से खुद से बातें कर रहा था। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। अच्छा, तो तुम यहाँ रहना चाहते हो? अच्छी बात है, तो रह लो, मगर मेरे पेट में। सांप ने देखा पीछे शेर और चूहा दोनों खड़े थे। आप दोनों यहाँ कैसे, और वो भी एक साथ? मैं राजा जी का खास हूँ और जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुनकर ही यहाँ आए हो। तुमने ठीक कहा, अब तुम यहीं रहोगे मेरे पेट में। इसीलिए कहते हैं ज्यादा लालच बुरी बात है। लालच के कारण सांप ने अपनी जान मुश्किल में डाल दी। कागज की नाव। एक दिन कछुए के छोटे छोटे बच्चे नदी किनारे घूम रहे थे। वहीं पर प्यारे प्यारे मेंढक के बच्चे भी घूम रहे थे। बरसात के दिन थे, पानी बड़ी तेजी से बह रहा था। अचानक बच्चों ने देखा प्यारी सी कागज की रंग बिरंगी नाव पानी में चलती हुई आ रही है। तभी मेंढक का बच्चा कहता है, वो देखो, वो कागज की नाव जैसे लकड़ी की होती है वैसी ही कागज की लग रही है। बहुत हल्की लगती है। चलो हम इस पर बैठकर देखें। मेंढक के बच्चे उसकी बात मानकर उस नाव में चढ़ जाते हैं और बहुत आनंद लेने लगते हैं। वाह, मजा आ गया। देखो हम कितनी दूर तक निकल आए। धीरे धीरे कागज की नाव गलने लग जाती है और नाव टूट जाती है। मेंढक के बच्चे डूबने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कोई है, बचाओ बचाओ। तभी मेंढक की माँ आती है और बच्चों को बचा लेती है और फिर उन्हें समझाती है। देखो बेटा, किसी भी अनजान चीज को इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। ये कागज की नाव है। ये कागज बहुत हल्का होता है। तुम्हें अभी पानी में रहना अच्छे से नहीं आता है। तुम अभी बहुत छोटे हो। आगे से इतनी दूर निकल जाने से पहले मुझसे एक बार बात तो करना। माफ कर दो माँ। कोई बात नहीं। अभी माँ और बच्चे बात ही कर रहे थे कि अचानक एक और बड़ी खूबसूरत सी कागज की नाव फिर से तैरती हुई आती है। मेंढक का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ थोड़ी देर के लिए और हम कागज की नाव इस्तेमाल कर लें। वो देखो ना, नई नाव आ रही है। बड़ा मजा आया था। आप तो हमारे साथ हो ना? हाँ हाँ ठीक है। मेंढक की माँ मान जाती है और वो बच्चे फिर से कागज की नाव में खेलने लगते हैं। हमें अपने माता पिता की बात तो माननी ही चाहिए। थोड़ी देर बाद कागज की नाव फिर से गल जाती है और बच्चे डूबने से फिर से एक बार उनकी माँ बचा लेती है। इस बार उनकी माँ उन्हें कहती है, बहुत हुआ कागज की नाव में घूमना। आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सैर कराती हूँ। क्या सच में? हाँ हाँ, बचपन में भी तुम्हें ऐसे ही सैर कराती थी। चलो मेरी पीठ पर। मेंढक की माँ अपने बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा लेती है और बहुत बढ़िया सैर कराती है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ का धन्यवाद करते हैं। अरे वाह माँ, मजा आ गया सैर करके। और कागज की नाव का तो मजा ही कुछ और था। आप बहुत अच्छी हो माँ। आज के दिन के लिए, इस सैर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ पर कछुआ आ जाता है और वो बच्चों से कहता है, कोई बात नहीं, कल यहाँ पर लकड़ी की नाव आने वाली है। मैं तुम सबको उसकी सैर कराऊंगा। क्यों, चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन सचमुच की लकड़ी की नाव में सैर पर निकल जाते हैं। दयालु पेड़। एक बार की बात है, कुकू कोयल अपने अंडों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। एक दिन वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने बहुत दूर निकल गई। रास्ते में बरसात होने लगी, जिस कारण कुकू कोयल पूरी तरह से भीग गई। अरे, मुझे कहीं बैठकर अपने पंखों को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो उड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने बच्चों के पास भी तो जाना है। तभी कुकू एक पेड़ के पास पहुंची। मीठे पेड़ आओ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं बहुत भीग चुकी हूँ और थक भी चुकी हूँ। मुझे थोड़ी देर अपने पास बैठने दो। मैं अपने पंखों को सुखाकर
नहीं 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 नहीं, तुम चली जाओ यहाँ से। मैं सब समझता हूँ। तुम्हारी नजर मेरे मीठे मीठे आम पर है। तुम यहाँ से चली जाओ अभी। बेचारी कोयल वहाँ से चली गई और पहुँची दूसरे मीठे पेड़ के पास। मीठे पेड़ पपीते, क्या मैं तुम्हारी डाल पर बैठकर कुछ देर आराम कर सकती हूँ? मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे पंख बुरी तरह भीग चुके हैं। मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। नहीं, मुझे किसी को खुद पर बिठाना पसंद नहीं। और वैसे भी मेरे पपीते बहुत मीठे हैं। अगर तुमने खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी पेड़ पर बैठ जाओ। निराश होकर कुकू वहाँ से चली गई। कुकू तीसरे पेड़ के पास पहुँची। कड़वे पेड़ नीम, क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी शाख पर बैठने दोगे? बस थोड़ी देर के लिए। मेरे बच्चे अकेले हैं। मुझे अपने पंखों को सुखाकर वहाँ वापस जाना है। क्यों नहीं, आओ चिड़िया रानी, तुम्हारा स्वागत है। तुम मेरे पेड़ पर बैठ सकती हो, मगर मुझे माफ करना, तुम्हें खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। कुकू चिड़िया इजाजत पाकर बहुत खुश हो गई। कुछ देर उस पेड़ पर बैठकर कुकू चिड़िया ने अपने पंखों को सुखाया और फिर पेड़ को शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कड़वे पेड़, तुमने मेरी बहुत मदद की। आज से मैं तुम्हें कड़वा नहीं, दयालु पेड़ कहूंगी। और इस तरह कुकू चिड़िया ने कर पेड़ को शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चों के पास वापस लौट गए। एक जंगल के पास दो देश के राजाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर सेनाएं अपने अपने राज्यों की ओर वापस चली गयी, लेकिन सेना का एक ढोल युद्ध स्थल पर ही गलती से रह गया। एक दिन आंधी आई और वह बेचारा ढोल लुढ़कता हुआ जंगल के बीचों बीच एक पेड़ से जाकर जुड़ गया। तेज हवाओं के चलते पेड़ की टहनियाँ ढोल के इर्द गिर्द जमा हो गयी। जब भी टहनी उस ढोल से टकराती तो उसमें से आवाज आती। एक दिन एक सियार ने ढोल की आवाज सुनी। आवाज सुनकर सियार बहुत डर गया और सोचने लगा, जरूर कोई जानवर है। पर सियार को कुछ समझ नहीं आया। सियार छुप कर डर के मारे ढोल पर नजर रखने लगा। एक दिन वह देखता है गिलहरी ढोल पर कूद रही है और हल्की सी ढंग की आवाज भी हो रही है। ओह, यह कोई डरावना जानवर नहीं है। सियार धीरे धीरे ढोल तक पहुंचा। वह बहुत डरा हुआ था। उसे ढोल का कोई सिर पैर नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि पेड़ की टहनियों ने उसे बुरी तरह से जकड़कर ढक दिया था। अब समझ में आया, तो जानवर इस ढोल के अंदर है। जरूर मोटा ताजा होगा, तभी इतनी जोर से आवाज आती है। सियार वापस अपने घर आ जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? मैं मूर्ख नहीं हूँ, वह तो एक ढोल के अंदर है। अगर मैं उसे एक तरफ से पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरी तरफ से भाग जाता। इसलिए अब हम दोनों उसे पकड़ने चलेंगे। हाँ, तुम तो बड़े समझदार होते जा रहे हो। मेरे साथ रहते रहते यही ठीक रहेगा। कल सवेरे सवेरे हम दोनों जंगल में जाएंगे। अगले दिन सियार और उसकी पत्नी सुबह सुबह दोनों ढोल के पास पहुंच जाते हैं और दोनों एक एक तरफ से चमड़ी के किनारों को काटने लगते हैं। जैसे ही ढोल की चमड़ी कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ ढोल में हाथ डालकर शिकार को पकड़ना है। घबराओ मत, मैंने अच्छे से पकड़ा हुआ है ढोल को। दोनों ने अपने हाथ शिकार को पकड़ने के लिए ढोल में डाले। अरे ये क्या हुआ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे तो बुद्धू बन गए और इस तरह दोनों मूर्ख बन गए। ढोल के अंदर कुछ नहीं था।